हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। यहाँ पे आपके लिए फिर से यहाँ पे मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आपको पता है कि डेली रोज़ रात 9 बजे, रात के 9 PM में रोज़ आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो जिसका मैथ पुअर है, जिसका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कम से कम 1 नंबर वाला सवाल, 2 नंबर वाला सवाल तो कम से कम कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चैनल पे अगर पहली बार है तो जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मिल जाइए, ताकि आपको ना डेली क्लास, जैसी क्लास चले आपके पास मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखता हूँ कौन कौन बंदा है जो 30, टोटल इसमें 30 सवाल है, 30 में 30 बनाना है आपको। ठीक है, और नहीं बनाने आता तो सीख जाइए। चलिए सवाल पहला है, देखो दिया हुआ है 1 बाई ए पर पावर n, 1 बाई ए पर पावर n का मान क्या होगा, इनमें से कौन है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। आप इन्वर्स वाला पढ़े थे, जैसे कि अगर आपको मैं दे देता था कि y पर पावर -2, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 बाई वाई पर पावर, तो y है ना बटे y करेंगे। और देखो इसको हम बटा में इन्वर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, तो जब इसको 1 बाई वाई किए ना, तो ये पावर वही रहेगा 2, लेकिन माइनस बन जाएगा प्लस। और प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो क्या बन गया, देखो प्लस बन गया माइनस, और माइनस यहाँ पे क्या बना, प्लस बना। तो यही बात याद रखें। तो इसको भी हम उल्टा करेंगे, इसको भी हम उलटते हैं। तो चलिए इसको देखते उलट के क्या बोलता है। 1 बाई ए पर पावर n है, ठीक है, इसको उल्टेंगे तो ऊपर ले चल जाएंगे, ए पर पावर n चल जाएगा ऊपर में, लेकिन n जो है प्लस में तो बन जाएगा क्या, माइनस में बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पर पावर n, यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। बोलता है सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, सबसे छोटी आभास संख्या। तो याद रखिए सबसे छोटी आभास संख्या वो 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये आभास संख्या, से आगे बढ़ते जाएगा। आभास संख्या कहते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है, उसको बोलते हैं आभास संख्या। और सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, 2 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 नहीं टिकट लगाना है, 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है कि √10 √15 बराबर, इनमें से किसके बराबर आ सकता है। तो हम देखेंगे कि क्या 10 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। या 10 को फैक्टर भी करोगे तो क्या टूटेगा, 2 गुना 5 टूटेगा। 15 को फैक्टर करोगे तो 3 गुना 5 टूटेगा। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं जो वर्गमूल इसका, तो जो बाहर निकल जाए, जोड़ा मिलेगा तब तो बाहर निकालेंगे। मतलब कि ये ऐसे ही रहेगा, √10 √15 है ना, √10 √15 रहेगा। तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को गुना कर सकते हैं। तो 10 को 15 गुना करेंगे तो कितना होगा, 150। कितना होगा, 150। अब 150 को करके देखते हैं। तो आप देखो ये चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 150 ये आया ना हमारा, ये आया ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बार रूट में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो 2, 5, 3, 5 लिखा हुआ है, तो 2, 5 गुना 3 गुना 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को तो देखिए 5 5 मिल रहा है, जोड़ा तो निकल जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, 2 और 3, तो 3 2 ना 6, यानी कि आंसर क्या होगा, ए होगा। आप इसको फैक्टर करोगे तो यही टूटेगा, 15 150 को फैक्टर करो तो यही टूटेगा, 150 दूना 75 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटोगे, 25 दिया 75, फिर देखो 150 को काटो 2 से, तो 75 दूना होगा ना। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 3 से कटो, 25 दिया 75, देखो 5 25 25 कितना है, 2 3 5 5, 2 3 यहीं पे है, 2 3 5 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये बोलता कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने बहुपद नहीं होने का मैं बताया था, फिर से मैं बताता हूँ। बहुपद नहीं होने का शर्त है, बहुपद नहीं होने का शर्त है, पहला शर्त यह है कि एक से जो है बटा में ना रहे। अगर एक से अगर बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा। अगर एक से बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा। अगर उसको हल करने के बाद बटा खत्म हो जाए तो बहुपद फिर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि एक से जो है रूट में ना रहे। ठीक है, एक से रूट में ना रहे। ठीक है, तो x से रूट में, अगर x का रूट निकल जाता है, यानी कि अगर x स्क्वायर दिया होता तो रूट निकल जाएगा। तो अगर x का रूट ना निकले तो ये भी वर्ग बहुपद नहीं होगा। और तीसरा आप बोल सकते हैं कि x पर पावर -1, मतलब माइनस पावर, तो माइनस को उल्टा करो तो 1/x हो जाएगा। आपको पता है माइनस करेंगे, ये x पर पावर -6 है, तो इसको उल्टा करेंगे क्या होगा, 1/x पर पावर 6 हो सकता है ये। तो ये इस तरह रहे तो बहुपद नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे तो सब बाहर है, x को देखना, सिर्फ x को देखना। ठीक है, x से बाहर है, बाहर है। यहाँ पे देखो x से बाहर है। ठीक है,
यहाँ भी देखो एक सब बाहर, यही देखो बटा में आ रहा है ना, बटा में आ रहा, तो बटा में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। चलिए बोलता है कि शून्यक निकालिए, शून्यक कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे। शून्यक जब भी निकाले बोलेगा तो ये क्या करेंगे, 0 करेंगे। और ये द्विघात बहुपद, चूंकि 2 घात है तो द्विघात बहुपद है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 3 को इधर कर लेंगे तो +3, और पावर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, +-3, यानी कि 3 जो है √3 एक बार प्लस में, एक बार √3 माइनस में। देखिए है ना ऑप्शन बी में कि माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, ऑप्शन इसका बी हो गया। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता कि यदि 2 चरों में से रैखिक समीकरणों के अनंत हल हो, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हो। हल अनंत कब होता है, जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जाती है, जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जाती है तो हल अनंत होता है, यानी कि उसको बोलते हैं संपाति। क्या बोलते हैं, संपाति, यानी कि अनेक हल होता है, अनेक हल। और अगर एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर कट रहा, देखिए एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जा रही है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है। देखो इस सवाल गलती मत करना बार बार, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कितना बार काट रही, अब उसी रेखा पर दूसरी रेखा जा रही है, मतलब अनंत बार काट रही, जो हम गिन नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसे है तो बोलेंगे सर एक ही बार तो कट रहा है यहाँ पे। तो अगर ऐसा बने यानी कि प्रतिच्छेदी हो तो उसका केवल एक हल होगा। और अगर एक दूसरे को समांतर हो, तो देखो कहीं कट रहा, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग, कहीं इन दोनों में से कोई कट रहा, नहीं कट रहा, तो इसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। और इसको बोलते हैं क्या, समांतर होता है जो किसी कटेगा ही नहीं किसी पे। चलिए तो याद रहेगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। ये बोलता है कि ये बोलता क्या है, देखो फिर से आ गया। अब ये कैसे पहचानेंगे समांतर है कि नहीं, अब मैं बताया हूँ। ये देखो A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, C2। A1/A2 करेंगे तो 2/4 है ना, 2/4 करेंगे, इधर से 2 इधर से 4, तो कितना होगा 1/4। फिर 3/6 करेंगे, 3/6 करेंगे, 1/2 काटेंगे ना, 3 दूना 6, फिर -9/-18, -9/-18, तो माइनस कट गया, 9 दूना 18, अरे वाह, क्या का 1/2 1/2 1/2 बराबर हो गया आपस में। तो मतलब कि तीनों जब आपस में बराबर होता है तो उसको बोलते हैं संपाति, मतलब कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल बोलता है सार व्यंतर निकाले, सार व्यंतर डी। ये कैसे निकालेंगे सर, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 A4 इस तरह से। तो सार व्यंतर डी निकालें, सिंपल सा फॉर्मूला के A2 में से A1 को क्या कर घटा दो, या A3 में से A2 घटा दो, या A4 में से A3 घटा दो, जिसमें मर्जी उसे घटा दो। तो A2 कितना है 5/3 है, और A1 कितना 1/3 है। तो इसको बनाइए, यानी कि 3 ले लेंगे एलसीएम, तो 5 - 1 यानी कि 4/3। तो यही हो जाएगा सार व्यंतर, क्या होगा 4/3, इसका आंसर सी होगा। अगला बोलता कि इस जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसका 20वां पद निकालिए, 20वां, यानी कि n दे दिया, कितना n दे दिया 20वां पद, ये n दे दिया, और ये शुरू वाला क्या ये a है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इसको d बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो 20वां पद कितना, जैसे पहला पद में 4 है, दूसरा पद में 7 है, तीसरा पद में 10 है, तो इस तरह कहीं ना कहीं जाकर 30वां पद तो पहुंचेगा। तो हम कैसे निकालते हैं, T20 निकालना है। फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला A + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो A की जगह पे कितना है 4 है, प्लस n कितना है, n तो पता है 30 - 1, और d कितना है, d तो 3 है, तो 4 + 30 में से घटेगा तो 29 × 3, 29 का 29 दिया 87, जोड़ दो 7 4 11 91, लीजिए आंसर मिल रहा है। ऑप्शन क्या होगा इसका, सी आंसर होगा। ओके, अगला बोलता कि 2 7 12 का योग 10वां पद तक ज्ञात करना है। 2 7 12 का योग निकालना है 10वां पद तक, यानी कि n दे दिया कितना 10, ये a दिया हुआ है, और ये इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर 5 हो जाएगा, और यही 5 क्या है d दिया हुआ है। तो योग निकालने बोल रहा, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये होता है ना जी। तो n कितना है, देखिए 10 है, तो 10/2 और 2 × 2 है ना जी। देखो a कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, +10 - 1 × d कितना दिया हुआ जी, तो d का देखो डिफरेंट कितना का है, 5 का डिफरेंट है। चलिए जी, योग निकालने का सूत्र ये है, काटा पीटी करो तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, और ये 2 दूना 4, देखो 10 में से घटेगा तो 9, और 9 × 5 = 45, तो कितना आ गया जी यहाँ पे 5 × 45, 4 जोड़ेंगे तो 45, 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, गुना कर देते हैं, 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 4, 5 × 20 4 24, तो इसका अंतर कितना गया 245, जो कि ऑप्शन ए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल बोलता है,
ये बोलता है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है और मूल समान हो तो ए का वैल्यू निकालो। यहाँ पे बहुत गौर से आपको देखनी है, ये ना ये एक में है और ये मतलब ये एक में है, ये एक में और ये दोनों एक में है, ठीक है, ये दोनों एक में है। तो हम कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण? मूल समान हो मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर है ना, ये 0 के बराबर है। तो b कितना है? ये तो है 4a, कितना है? ये देखो x को छोड़ के सारा का सारा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? a और c कितना है? देखिए c कितना है? 2a + 1 बराबर 0। तो 4 चौक 16a स्क्वायर हो गया, माइनस देखते हैं जी, माइनस देखो पहले तो 4 एकम 4 माइनस 4a हो जाएगा और 2a + 1। चलिए अगले लाइन में इसको हम करते हैं, 16a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेता हूँ 16a स्क्वायर, ओके, यहाँ पे लिखते हैं 16a स्क्वायर लिख देते हैं और माइनस देखो 4 को गुना करें 4 दूना 8a स्क्वायर प्लस 4 को करेंगे तो कितना होगा? माइनस प्लस माइनस 4a बराबर 0। तो देखो 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा? 8a स्क्वायर बचेगा और ये माइनस 4a बराबर 0। अब क्या करते हैं देखो यहाँ पे, तो ये देखो ना 4 कॉमन ले लीजिए, है ना, 4 लेते हैं, 4a कॉमन हो जाएगा, 4a कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 4 दूना 8a माइनस 1 बराबर 0। और इस 4a को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4a को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, गुना जाके भाग बनता है 0 हो जाता है। तो 2a बराबर 1, 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा और a बराबर हो जाएगा 1/2। कितना आसान से इसका आंसर आ गया 1/2। क्लियर है जी? तो बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 है, चूंकि मूल क्या है? समान है मूल, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए के जगह पे देखो ए, ये हमारे ए के जगह पे ए ही है बदकिस्मती से, और सी के जगह पूरा देखो यहाँ पे तो गुना कर लेंगे, 4a लिख देते हैं तो 4 दूना 8 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 है। अब 8 में से 16a में से 8a घटा देंगे तो 8a स्क्वायर बचेगा माइनस 4 है। इस 4a यहाँ पे ले लिया मैंने कॉमन, तो 4 दूना 8 बचा माइनस 1 बचा, और ये हमारा इसका आंसर आ गया 1/2। क्लियर है? चलिए अगला सवाल बोलता है कि देखो मूल निकालना, मूल बताने कि क्या समान है असमान, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। तो देखिए बी कितना है जी? बी कितना है? 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ए का वैल्यू कितना है? देखो एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा? 1 से गुना हो रहा। और सी कितना है? सी यहाँ पे है 4, तो 2 दूना 4 माइनस 4 चौक 16, कितना गया? माइनस 12 आ गया। तो मैं आपको बताया था अगर डी जो है ये क्या है? ये डी का फॉर्मूला है। अगर डी जो है 0 के बराबर हो जाता है तो ये मूल समान भी रहेगा और बराबर भी रहेगा। लेकिन अगर डी 0 से बड़ा हो जाए, लेकिन अगर डी 0 से बड़ा हो जाए मतलब प्लस में आ जाए, डी का यहाँ पे तो माइनस आ गया, अगर प्लस में आता तो ये समान में क्या लिखा है? समान और वास्तविक लिखेंगे, सॉरी समान वास्तविक। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो समान होगा नहीं, क्योंकि समान तो है नहीं है, तो असमान लेकिन वास्तविक होगा। लेकिन डी जो है 0 से छोटा हो गया मतलब कि माइनस आ गया, तो होगा आभासी या वास्तविक नहीं है, या वास्तविक नहीं है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन इसका होगा सी। चलिए अगला सवाल बोलते हैं। बोलता है कि सरल रेखा x से बराबर -1 y बराबर 4 +4 को निरूपित की जाती है। तो इस तरह बनाते हैं। x का वैल्यू कितना है? -1, कहीं पे होगा नीचे, इधर बाएं तरफ होगा, क्योंकि ये x वाला ये y वाला, तो दाएं तरफ प्लस बाएं तरफ माइनस होता है, y में भी ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। तो x के माइनस इधर है, यहाँ पे होगा कहीं -1, और y का वैल्यू +4 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो +4 किधर ले जाएंगे? इधर कि इधर? तो हम यहाँ पे ले जाएंगे y का वैल्यू +4 है, ओके। तो हम देखो इससे x से -1 दे रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो आपस में ये यहाँ पे है ना, तो ये इधर जाता है, ये इधर कटेगा और ये इधर कटेगा, मतलब इसे मिलेगा। तो एक दूसरे के क्या हो रहा? एक दूसरे के लंबवत हो रहा है, एक दूसरे के क्या हो रहा? लंबवत हो रहा जी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता है 1 से 0 किस अक्ष का निर्देशांक है? 1 से 0, तो x से क्या है? जब इसको निकालोगे तो x तो पता चल रहा है आपको, जो y पता 0 पता नहीं चल, ये हमारा x वाला है, ये y वाला है। तो x तो पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो है, लेकिन y का वैल्यू पता नहीं है, मतलब 1 से 0। तो ये किसका है? y अक्ष पे है, x अक्ष पे है, x y अक्ष पे है, या मूल बिंदु पे है? तो इसका आंसर क्या? देखो ये किस अक्ष पे है? x अक्ष पे है, तो मतलब ये आंसर होगा, ठीक है, बी होगा। क्लियर है? किस अक्ष पे है इसको हम आपको बना के देखना पड़ेगा। ये एक्स तो हमारा पता चल रहा है, वाई पता ही नहीं चल रहा, तब इसको जब बनाओगे तो कहाँ पे? एक्स पे तो बन रहा, तो एक्स अक्ष पे होगा। अगला सवाल बनाते हैं।
बोलता है कि अब मिलाने वाले बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु तो कितने बार बना है, ये हमारा x1, ये y1, x2 और y2 बोलते हैं। मध्य बिंदु जब से जैसे ही बोले ना तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 ऐसे कर लेना। x1 कितना है -10 है, x2 कितना है 6 है देखिए बाई 2, और y1 कितना है 6 है देखिए y1 6, y2 कितना है -10 बाई 2, कितना आ जाएगा -4 बाई 2 और यहाँ पे -4 बाई 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना -2 दोनों तरफ -2 आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्लियर है। चलिए अगला सवाल बोलता है कार्तिक तल में किसी बिंदु 8 है 8 - 9 की कोटि का मान क्या होगा। देखो भुज कोटि एग्जाम में 1 नंबर पक्का इस सवाल आएगा। देखो इस ये x से वाला ये y वाला है और x को बोलता है भुज, एग्जाम में भुज कोटि कर देना था बच्चा, और ये कोटि है, होता है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो पढ़ा हुआ सवाल कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो कोटि पूछ रहा ना, कितना कोटि है -9 कोटि है, कुछ करना नहीं, बस इसको सिर्फ बनाना है। कौन आप परिमेय नहीं है, अरे बाप रे, सवाल क्या होता है कौन आप परिमेय नहीं, मतलब परिमेय संख्या पूछा जा रहा। अब ऐसे दे दे कैसे पहचानेंगे, तो सबका वैल्यू देखते हैं। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये क्या है परिमेय क्या अपरिमेय, ये तो है अपरिमेय, ये तो है क्या अपरिमेय है। tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है जी तो एक्चुअली यहाँ पे cos 30 नहीं cos 60 होना चाहिए था, मेरे से मिस्टेक हो गया। तो cos 60 का वैल्यू कितना होगा, देखो cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा, और tan 60 का वैल्यू तो जानते हैं √3 होगा। तो ये भी आप पर में, ये भी आप पर में, ये भी आप पर में, बोलते आप पर में नहीं है तो हमारा आंसर ए, ठीक है। तो इस तरह सवाल आपको आ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल है cot थीटा किसके बराबर है, cot थीटा किसके बराबर होता है, तो देखो 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना, सब बोलेंगे यस सर, यानी कि इसका ये आंसर सही है। अच्छा cos/sin ये भी तो होता है, cos/sin भी होता है, cot थीटा ये भी सही है। अच्छा cosec स्क्वायर थीटा -1 ये भी होता है, यानी कि इसका आंसर का इनमें से सभी तीनों जो होता है cot थीटा के बराबर, cot स्क्वायर थीटा होता तो होता, ये तो नहीं होता, सॉरी एक मिनट, इसका ये तो नहीं होगा, ये तो cot स्क्वायर थीटा का होता है ना, ये तो नहीं होगा। अगर इसको मैं ओवररूट कर दूं, इसको ओवररूट करता हूं, ठीक है, तब हमारा आंसर इनमें से सभी होगा, और अगर इसको नहीं करते तो फिर आंसर बी होगा और सी होगा। ओके, अगर हम क्या बोले मेरी बात समझिए, cosec स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे cot थीटा पूछा गया है, तो या तो हम इसको वर्गमूल कर दें ऐसे, या तो सब पे स्क्वायर डाल दें, यहाँ पे स्क्वायर डाल दें, तो जैसे भी हो, ठीक है। चलिए अगर सवाल समझ में आ गया, ये बोलता है cot 90 - थीटा, cot 90 - थीटा, ये तो खैर डायरेक्ट फार्मूला कि cot 90 - थीटा क्या होता है, cot 90 - थीटा होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा होता है। अगला देखो सवाल, इस सवाल का तो अक्सर हमेशा आंसर कितना आता है 1 0 ऐसे आता है 2। देखो इसको हल करो कितना आंसर आएगा, इसको हल करें तो आता है कौन है 1 आएगा, इसको भी हल करें कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 में से 1 गया 0, ठीक है। इसका सवाल अब कैसे हल करना आपको पता है, sin 90 - थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे 72, और नीचे लिखा हुआ sin 72, तो मैं एक ही टोक बना के बताता हूँ। तो sin 90 - थीटा का होता है, एक मिनट cos लिखा ना cos, तो cos थीटा होता है, और नीचे भी cos थीटा लिखा हुआ, तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। चलो ये बोलता है जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई, स्तंभ की ऊंचाई कितना है, पहले स्तंभ की ऊंचाई था √3 और छाया की लंबाई 1, सबको अनुपात में ना तो सबको x के रूप में मान लेंगे। तो बोलता उन्नयन कोण कैसे निकालेंगे, tan बराबर होता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है √3x है, आधार कितना है x से, x कट गया, तो tan थीटा tan √3 किसके बराबर होता है, तो बोले tan √3 जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है ना, tan √3 किसके बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। चलिए ये सवाल बोलते हैं एक उदग्र स्तंभ की ऊंचाई दे दिया है, उसके छाया की लंबाई, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, ये सब सवाल आपको गलती नहीं होना चाहिए। एक उदग्र स्तंभ की ऊंचाई कितना है 7√3 दिया, ठीक है, और छाया की लंबाई 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बोलता है उन्नयन कोण, फिर वही कंडीशन निकालना है, tan थीटा बराबर क्या करेंगे लंब बटा आधार, 21। अब देखो जी √3/√3/3, ठीक है, ये जो 3 है ना इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुना होकर 3 बनता है, तो ये दोनों कटा तो क्या बचा 1/√3। अब आप मुझे बताएं 1/√3 किसके बराबर होता है, तो tan 30 के बराबर होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है
वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींचा जा सकता है। जब केवल लगा ही दिया है तो केवल मतलब एक होगा। एक बिंदु पे क्या बोल रहा है, एक बिंदु पर। अगर एक नहीं लिखा रहता, खाली बोलता है वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है, वृत्त पर खींची जा सकती है तो अनेक स्पर्श रेखाएं, लेकिन बोला केवल एक बिंदु पर। यहाँ पे कंडीशन लगा है सिर्फ एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर, तो उस तरह से होगा सिर्फ एक, यानी कि वृत्त है और एक बिंदु पर ये स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं, यानी कि ये जो टच हुआ ना ये केवल एक बिंदु पे हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए जी, हाँ ये सवाल बोलता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु ए से स्पर्श की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो केंद्र की दूरी निकालना है। 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है और बोलता है वृत्त के किसी बाहरी बिंदु ले लिया मैंने ए और उससे स्पर्श रेखा खींची गई, तो स्पर्श रेखा मैं खींच लेता हूँ, स्पर्श रेखा ठीक है 4 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा। तो बोलता है केंद्र से, केंद्र वृत्त का केंद्र यहाँ पे, केंद्र से ए की दूरी निकालना, केंद्र से ए की दूरी, ये क्या है त्रिज्या है, तो ए हो गया ना, बी हो गया, सी कर यहाँ पे ओ कर लेते हैं। अब क्या निकालना हमको, ई दूरी, केंद्र से ए की दूरी। तो देखो यहाँ पे क्या बना, लंब बना। आपको पता है स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, और लंब के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, यानी कि ओ ए निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो रफ करना है। ओके, किसी गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, किसी गोले का वक्र पृष्ठ तो उसका त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए गोला का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, इसी से हम त्रिज्या आर निकालेंगे। गोला का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और दिया हुआ 144 पाई। तो पहले तो पाई को पाई भेजा दो घर पहले, है ना, 4 से काटो, 4 एक कम, ऐसे नहीं काटो तो ऐसे लिखो, 4 पाई आर स्क्वायर कितना बचा, 144 बचा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 144/4, 4 तिया 12, 4 छक 24, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 6 का इस वर्गमूल। स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा 36 का, सॉरी 36 का, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला बोलता है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दिया हुआ है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। बहुत बड़े सवाल में पढ़ाया हूँ कि अगर संगत भुजा दी हो और बोले क्षेत्रफल का अनुपात, तो बस स्क्वायर कर देना जी, स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 25, देखो आंसर क्या हो रहा, ये हो जाएगा। ओके, अगला सवाल बोलता है जी, प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। माध्य निकालना। तो इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। ये पहले तो योग निकालिएगा तब नहीं, जब भी संख्या माध्य निकालने बोलता है तो पहले जो भी संख्या आता है उसको जोड़ते हैं। तो प्रथम 10 समप्रकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तो पहले हम योग निकालते हैं। तो n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 10 इंटू 11/2, 2 पचे 10, 11 पचे 55 हो गया। अब निकालना क्या, माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकालने के क्या करेंगे, 2 कितना पीस है, 10 पीस है, तो 10 से करेंगे इसको डिवाइड। तो ये आ गया, मेरे ख्याल से ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ है, देखो अभी देख लेते हैं। तो पहले तो माध्य जोड़ के आया, कितना काटो, 5 से काटे, 5 दूना 10, 11 पचे 55, 11/2, है ना। अब इसका निकालने माध्य, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य हमको क्या निकालना है, अभी तो योग निकाले, माध्य निकालने फिर इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, नहीं सॉरी 10 पीस है ना, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सॉरी, तो मैं तो डिवाइड तो कर ही दिया हूँ यहाँ पे। देखो इसको बनाने पे कितना आया, 11 पचे 55 आ गया, तो 55 आ गया, हमारा योग आ गया। तो बोरा माध्य निकालने के लिए, तो माध्य मतलब 10 संख्या, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.5, है ना, कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल देखो, तो बहुत बार बताया हूँ, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, तो उस समय खंभे की छाया 50 मीटर लंबी, तो खंभे को ऊंचाई क्या होगा। इस अंक की जगह पे अंक चेंज भी रह सकता है, ठीक है। तो आप गलती मत करना, ये 2018 में सवाल आया हुआ था, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष है, 6 मीटर मान लें ऊंचे वृक्ष है, और छाया बनता कितना, 4 मीटर छाया बनता है, ठीक है। और उसी समय एक खंभा भी है, मान लेते खंभा है, ये सब हटाओ, खंभा भी है। अब 50 मीटर छाया, इसका छाया कितना बनता है, 50 मीटर लंबा। तो ये जो है खंभा है, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो एक बात क्या पता चल रहा कि उसी समय के मतलब जितना डिग्री पे सूरज था उतना ही डिग्री यहीं पे सूरज था। तो जितना डिग्री सूरज का उन्नयन कोण बनेगा उतना ही डिग्री यहाँ पे भी उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि समय वही है, 12 बजे तो 12 बजे, 3 बजे तो 3 बजे, जैसे भी बज रहा। अब पता क्या चल रहा, जब इसको निकालेंगे लंब बटा करें तो क्या हो जाएगा, ये हमको h मानते हैं, तो h/50 हो जाएगा ना। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं लंब बटा आधार, तो h/50, और इधर भी लिखेंगे लंब बटा आधार,
क्योंकि दोनों का थीटा क्या है, दोनों का थीटा बराबर, तो हम भी कर देंगे बराबर 6/4। अब यहाँ पे क्या करो, काटा पीटी करो, देखो कटेगा 4 हो जाएगा और 50 गुना 6 हो जाएगा। फिर 4 को इधर भेज दो, 50 गुना 6/4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 25 दूना 50 और 25 दिया 75। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बोलता बहुलक, बहुलक देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ उसको बोलते हैं बहुलक। देखते हैं कौन रिपीट हुआ। 2 एक बार है और 2 यहाँ पे 2 बार, यानी कि 2 बार 2 आया है, और फिर 3 एक बार है, बस एक ही बार है। ये तो 3.5 है, ये 5.6.5 है, तो पता क्या चल रहा है, 2 ही है जो रिपीट हो रहा। ओके, और अगला सवाल और आखिरी सवाल, निश्चित घटना की प्रायिकता, जो कन्फर्म है कि प्रायिकता होना है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। याद रखिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और घटना घटने और घटना नहीं घटने, घटना घटने घटना नहीं घटने का योग 1 होता है। ये सब कुछ है, प्रायिकता से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कितना जल्दी, 25 मिनट के आसपास में मैं आपको ये खत्म कर दिया हूँ क्लास। कैसा लगा आपको, मजा आया, कुछ सीखने को मिला, तो नीचे लाइक वाला बटन दिया, लाइक करना। पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर करना। ओके, रोज रात को आप आइए। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि जिस तरह से आप रात में पढ़ रहे आकर के, है ना, तो आपको पता है सुबह 6 बजे क्लास चलती है, 9 बजे सुबह में क्लास चलती है। सुबह 6 बजे जो क्लास चलती है, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर मॉडल सेट हो गया, या तो क्वेश्चन बैंक, है ना, इस तरह सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है, ठीक है। 9 बजे जो है इसका सब्जेक्टिव चलता है, साइंस और सोशल का सब्जेक्टिव। 12 बजे दिन में आइए, तो 12 बजे दिन में आपको मिलेगा, तो 12 बजे दिन अगर आप आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको मैथ का मिलेगा सब्जेक्टिव वीडियो। और 3 बजे अगर पढ़ते हैं तो 3 बजे आपका हिंदी, नन हिंदी, संस्कृत वगैरह मिलता है, ठीक है। और 6:30 बजे हम करते हैं रिवीजन, रिहर्सल करते, रिवीजन करते हैं क्वेश्चन का। और 9 बजे करते हैं, 9 बजे रात को करते हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ें आकर, आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो चलो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे करते हैं लास्ट। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।